गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री, टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। हमने 4 पार्ट तक चर्चा कर ली। हमने द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित टॉपिक किया, द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे निकालते हैं, और उसके आधार पर एक क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन भी बनाई थी। तो क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था। क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन, मेसोटी समीकरण। ये क्लासियस-मेसोटी समीकरण जो थी वो इस प्रकार थी, Pm बराबर D-1 और D+2 m बटा में रो मानो या p मानो, एक ही बात है, इसके बराबर थी। ये क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन हमने बनाई थी। अब देखो, द्विध्रुव आघूर्ण का मापन करना है हमें, और द्विध्रुव आघूर्ण का मापन करने के लिए हम d का मान निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान निकालते हैं। इसके लिए अलग अलग विधियां काम में ली जाती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण का मापन। द्विध्रुव आघूर्ण का मापन। द्विध्रुव आघूर्ण के मापन की 3 विधियां हैं। फर्स्ट विधि आती है तापमान विधि। फर्स्ट विधि हमारी क्या है? तापमान विधि। तापमान विधि, ये जो विधि होती है तापमान विधि, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि टेम्परेचर से संबंधित विधि मानी जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर लेंगे और अलग अलग टेम्परेचर पर किसका मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, और मान निकाल करके इस इक्वेशन में रखेंगे, और हमें क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन के आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण का मापन कर सकते हैं। अब देखिए, हम क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन का उपयोग करके इसका आणविक जो घूर्णन है उसका परिकलन कर सकते हैं, और आणविक घूर्णन का परिकलन करके उसे टेम्परेचर के सापेक्ष अगर आलेखित करवाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, और इस रेखा से जो सीधी रेखा प्राप्त होगी, इस रेखा से हम b का मान निकाल सकते हैं, और b का मान निकालकर हम द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बराबर 0,0128 इंटू में 10 की पावर -18 √b/d। ये इक्वेशन हम काम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन के आधार पर कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी, और वो वैल्यूज़ निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, उनको टेम्परेचर के साथ एक ग्राफ के रूप में आलेखित कराएंगे, और जब आलेख बनाएंगे तो वहाँ से हमें v की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, और इस v की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और म्यू का मान आ जाएगा, जिसको बोला जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके द्वारा हम द्विध्रुव आघूर्ण का मापन कर सकते हैं। तो क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन के आधार पर इस इक्वेशन को अगर आगे करें तो इस प्रकार कर सकते हैं। अपने क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन की इक्वेशन बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं, a + b/t। इसके अकॉर्डिंग अगर Pm फर्स्ट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी a + b/t1, ठीक है, और Pm सेकंड करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी a + b/t2। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब एक में से, मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, एक है, उसमें से 2 को घटा देंगे, तो Pm फर्स्ट माइनस Pm सेकंड ऐसे घटा देंगे, तो a + b/t1 माइनस a + b/t2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a + b/t1 माइनस a - b/t2, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर b/t1 आ जाएगा और b/t2 आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, b को कॉमन ले लेंगे, 1/t1 माइनस 1/t2, और T1 और T2 लघुत्तम आ जाएगा, T2 माइनस T1 और B।
और ये किसके बराबर हो जाएगा, PM फर्स्ट और PM सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, क्लासेस में छोटी इक्वेशन को काम में लेकर के द्विध्रुव आघूर्ण का मापन कर सकते हैं तापमान विधि से। तापमान विधि के अकॉर्डिंग PM फर्स्ट A प्लस बी अपॉन में T1, PM सेकेंड A प्लस बी T2, एक में से 2 को माइनस किया हमने और ये इक्वेशन आ गई जिसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मापन कर सकते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण के मापन की तापमान विधि कंप्लीट हो जाती है। तापमान विधि के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से मापन कर सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर विधि आती है तन्नु विलियन विधि। तन्नु विलियन विधि, इस विधि के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, जो ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ की बात करें तो ध्रुवीय पदार्थ को अपने क्या करते हैं, ध्रुवीय विलायक में घोल दें तो उसके आधार पर ये विधि काम में ली जाती है। और इस विधि में P सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, PaXA प्लस PbXb, XA व XB A व B की मोल भिन्न है। A व B की क्या है, मोल भिन्न है। तो क्लासेस में छोटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको लें तो P सॉल्यूशंस बराबर D-1 और D+2, D-1 और D+2, ये किसके बराबर हो जाएगा, XAMA प्लस XBMB और अपॉन में रो। इसके द्वारा हम P सॉल्यूशंस के द्वारा हम तन्नु विलयन के द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण का मापन कर सकते हैं। ये विधि थी तन्नु विलयन विधि, जिसके अंदर Pa और Pv तो मोलर ध्रुवण है और जो XA और XB मोल भिन्न है और Ma और Mb जो है वो A और B पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है। तो ये दूसरी विधि थी हमारी। उसके बाद में तीसरी विधि आती है अपवर्तनी विधि। अपवर्तनी विधि, अपवर्तनी विधि के अंदर क्या करते हैं, अपने ध्रुवीय अणु जो होते हैं उन पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। ध्रुवीय अणु पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र अगर स्थिर होता है तो इनमें से कोई विधि हम काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर स्थिर नहीं होता, दोलित करने वाला होता है, तब हम इस विधि को उपयोग में ले सकते हैं। और तब हम क्लासेस में छोटी इक्वेशन की सहायता से वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर स्थिर है तो हम क्लासेस में छोटी इक्वेशन की सहायता से वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो किसको शो कर रहा है, आणविक ध्रुवणता को शो कर रहा है। आणविक ध्रुवणता को शो कर रहा है। और यहाँ पर लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं अपने। यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, रेडियो तरंगे लेते हैं, फिर सूक्ष्म तरंग, फिर उसके बाद में अवरक्त तरंग, फिर दर्शय तरंग, फिर परावैगनी क्षेत्र। यहाँ पे इस प्रकार एक क्षेत्र ले लिया। यहाँ ये किसको शो कर रहा है, विकृति को शो कर रहा है और ये अभिविन्यास को शो कर रहा है।
तो ये ग्राफ इस तरीके से हमें प्राप्त होता है, इस तरीके से ऐसे प्राप्त होता है। तो देखिए विकृति रेडियो तरंग के अंदर आणविक ध्रुवणता बहुत ज़्यादा है, अभिविन्यास और विकृति को शो कर रहे हैं। उसके बाद में सूक्ष्म तरंग के आद्य क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र तक ये क्या कर रहे हैं, विकृति को शो कर रहे हैं। और उसके बाद में परागवेगनी क्षेत्र पर आकर के फिर भी अभिविन्यास को शो कर रहे हैं। जहाँ विकृति को ज़्यादा शो किया जाता है वहाँ पर क्या होते हैं, बंकन और तनन कंपन होते हैं जो अवरक्त क्षेत्र के अंदर होते हैं। तो इसीलिए ये एक आणविक ध्रुवणता और लॉग न्यू या फ्रीक्वेंसी के बीच में जो हमारी जो ग्राफ है वो इस प्रकार होता है। इसके अलावा प्रकाशीय आवृत्ति पर अपेक्षित विद्युतशीलता या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए आवर्ती और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित किया जाता है। तो माध्यम की आवर्ती और अपवर्तनांक में अगर संबंध स्थापित करते हैं तो ये क्या होता है, डी न्यू बराबर एन स्क्वायर न्यू से इस प्रकार शो किया जाता है। इस इक्वेशन को क्लासियस मेसोटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लें तो क्लासियस मेसोटी इक्वेशन इस प्रकार होती है, d-1 बटा में d+2 और m/में p। तो इस वैल्यूज़ को रखेंगे तो यह आ जाएगा n² -1 और n² +2 इस प्रकार हो जाएगा। m/ में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अब m/p क्या होगा, एक मोलर आयतन को शो करेगा। किसको शो करेगा, मोलर आयतन को शो करेगा, Bm m/ में p। ये क्या है, मोलर आयतन है, मोलर आयतन है। तो इसके द्वारा Pm बराबर n² -1 और n² +2 और Bm ये किसको शो कर रहा है, मोलर आयतन को शो कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, लोरेंज समीकरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोरेंज समीकरण हो जाएगी। इस समीकरण को लोरेंज समीकरण कहा जाएगा। और इस प्रकार ये जो 3 विधियाँ थी, तापमान विधि और दूसरी विधि आई थी हमारी तनु विलयन विधि और तीसरी अपवर्तनी विधि, इसके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण का मापन कर सकते हैं। ये इतना सा चैप्टर था आपके और एक पार्ट ये रहा था हमारा और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रहा था, वो आपको पंकज सर ने करा दिया। इसके साथ ही आपका सिलेबस हमारी तरफ से कंप्लीट होता है, को नोट्स की PDF भेज दी जाएगी। अब आपको पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप पढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।